नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। वर्ष 2017 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान की परीक्षा में यह प्रश्न था, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जीएसटी की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न सामान्य सा था, बिल्कुल ऐसा ही जैसे जेएनयू की पढ़ाओ पद्धति में भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्याओं पर सवाल तो क्या पीएचडी तक होती रहती है। किसे आपत्ति है? विषय कोई भी हो, उसमें कार्ल मार्क्स घुसेड़ दिए जाएं तो प्रगतिशीलता, भारतीय विचारकों के कार्यों से संबद्धता और विमर्श शिक्षा का भगवाकरण है। ऐसी ही हिपोक्रेसी वर्तमान की सच्चाई है। इसलिए तब प्रश्न पत्र के सामने आते ही विदेशी मीडिया, बीबीसी सहित वामपंथी संचार माध्यमों में हाय तौबा मच गई। आलोचनात्मक आलेखों से अखबार रंग गए। विश्वविद्यालय से लेकर प्रश्न पत्र बनाने वाले प्राध्यापक तक को सफाई जारी करनी पड़ी। दुर्भाग्य कि इतिहास का निरपेक्ष विद्यार्थी सत्यान्वेषी क्यों नहीं? वह मूल पुस्तकों को पढ़ने जानने से परहेज क्यों करता है? वह वाहियात अनपढ़ों नारावादियों के प्रभाव में आकर सत्य और मिथक की बहसों के मकड़ जाल में क्यों उलझ जाता है? आज इसी कहन को उसी प्रश्न पर ले चलते हैं कि क्या चाणक्यकृत अर्थशास्त्र इतनी गहन विवेचना प्रस्तुत करता है कि आधुनिक समय में भी उसकी अनेक बातें प्रासंगिक हैं? क्या अर्थशास्त्र में वर्णित कर प्रणाली और वर्ष 2017 से लागू की गई जीएसटी अथवा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कोई तुलना बनती है? कुछ समय पहले तक किसी कारखाने से उत्पाद के बाहर निकलते ही उस पर पहले उत्पाद शुल्क लगाया जाता। दूसरे राज्य में जैसे ही यह उत्पाद पहुंचता उस पर प्रवेश शुल्क, इसके बाद विक्रय कर अर्थात वैट, फिर लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स आदि। अर्थात किसी सामान या सेवा के ग्राहक के हाथों पहुंचने तक कई चरणों में अलग अलग कई टैक्स लग जाते थे। अब सभी अप्रत्यक्ष करों का समावेश एक ही प्रणाली जीएसटी के अंतर्गत कर दिया गया है। समझने योग्य बात यह भी है कि वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति और उपभोक्ताओं को देखते हुए कर की विभिन्न दरें 0, 5, 12, 18 और 28% हैं। केवल यही नहीं, विलासिता की वस्तुओं के साथ साथ स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं पर कर की दर उल्लेखित निर्धारित दरों से अधिक हैं। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की ओर लौटते हैं और केवल उन संदर्भों को लेते हैं जिसकी साम्यता वर्तमान जीएसटी से है। आज तो वित्त मंत्रालय है जो अध्ययन अन्वेषण के उपरांत किस पर कितना कर लिया जाएगा निश्चित करता है। यही व्यवस्था चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी स्पष्ट की गई है। प्रकरण 32 अध्याय 16 पण्याध्यक्षः का पहला ही सूत्र कहता है, पण्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह जल और स्थल में उत्प्लक्ष तथा स्थल मार्ग से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की बहुमूल्य व अल्प मूल्य वस्तुओं के तारतम्य, मांग तथा अरुचि की जानकारी अच्छी तरह प्राप्त करे। उसको यह बात भी पता होनी चाहिए कि कम वस्तुओं को बढ़ाने, बढ़ी हुई वस्तुओं को घटाने, बेची जाने योग्य वस्तुओं को खरीदने, खरीदी हुई वस्तुओं को बेच देने का उपयुक्त समय कौन सा है। यही वह आधार है जो राज्य का बजट एवं कर संग्रहण का मूल मंत्र बन जाया करता था। इस निहित को सिद्ध करने के लिए आचार्य ने जिस तीर्थ अथवा विभाग का निर्माण किया वह समाहर्ताओं का था, जो राजकीय करों को एकत्रित करते थे। कौटिल्य वह लिखते हैं जिसमें आज के जीएसटी की झलक देखी जा सकती है कि
अनेक स्थानों पर बिकने वाली राजकीय वस्तुओं को सभी व्यापारी एक ही दाम में बेचें। यदि विक्रय करते हुए मूल्य में गिरावट दर्ज हो तो इस कमी की प्रतिपूर्ति व्यापारी करेगा। अर्थशास्त्र में वस्तुओं को उसकी गुणवत्ता, लगने वाले श्रम, स्थानीय उपलब्धता, आयात और निर्यात के संबंधों को देखते हुए वर्गीकृत किया गया है और वर्तमान जीएसटी के सदृश्य ही अलग अलग प्रकार के करों के दर लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि चाणक्य ने अप्रत्यक्ष ही नहीं, प्रत्यक्ष कर में भी अलग अलग दरों की देश, काल, परिस्थिति अनुरूप व्यवस्था की है। इसी से जुड़े कुछ उदाहरण लेते हैं जहां जीएसटी सदृश्य करों की भिन्न भिन्न दरों की अनुशंसा कौटिल्य द्वारा की गई थी। अप्रत्यक्ष करों में पहले तट कर की बात करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते थे, निष्क्राम्य निर्यात कर और प्रावेश्य आयात कर। आयात माल पर कर की मात्रा प्रायः 20% थी। सन के कपड़े, मलमल, रेशम, लोहा, पारा आदि अनेक पदार्थों पर कर की दर 10% थी। अनेक पदार्थों पर कर की मात्रा 5, 6 1/4, 7 1/2 और 12 1/2% भी होती थी। कुछ देशों के साथ आयात कर के संबंध में रियायत की जाती थी, इसे देशोपकार कहते थे। जिन व्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार था उनके अन्य देशों से आने पर अतिरिक्त कर अर्थात वैधरण भी लिया जाता था। इसी तरह तेल, शराब आदि राज्याधिकृत वस्तुओं के आयात पर भी अतिरिक्त कर देना पड़ता था। निर्यात किए जाने वाले माल पर भी विभिन्न निर्धारित दरों के अनुरूप कर लिया जाता था। इसी कड़ी में राज्य की आमदनी के दूसरे मुख्य साधन अथवा विक्रय कर की बात करते हैं। इसमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि नाप कर विक्रय किए जाने वाले पदार्थों पर 6 1/4%, तौल कर बेचे जाने वाले पदार्थों पर 5% और गिन कर बेचे जाने वाले पदार्थों पर 9 1/2% शुल्क लेने की व्यवस्था थी। खानों से खनिज पदार्थ खरीदने पर 600 पण और खेत से अनाज मोल लेने पर 53 पण कर लिए जाने की व्यवस्था थी। कर संग्रहण की यह व्यवस्था कितनी सुचारू थी, इसे समझने के लिए जाने कि सभी विक्रय योग्य वस्तुओं को पहले शुल्काध्यक्ष के पास ले जाया जाता था। शुल्क दे देने के बाद विक्रय के लिए उन पर अभिज्ञान मुद्रा लगाई जाती थी। प्रत्यक्ष करों में जिस तरह का वर्गीकरण किया गया वह प्राचीन अर्थशास्त्र को महानता प्रदान करता है। प्रत्यक्ष करों में सीधे करदाता राज्य के सम्मुख है, अतः एक ओर लोकोपकार की भावना है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का दृष्टिकोण भी है। अलग अलग व्यवसाय के दृष्टिगत उनसे वसूले जाने वाले कर की दर अलग अलग है, जिसके लिए जाने का आधार उनकी आमदनी है। राज्य का जिन व्यवसायों पर एकाधिपत्य था वह अच्छी आमदनी होती थी, उसमें खाने, जंगल, नमक का निर्माण और अस्त्र शस्त्र का कारोबार मुख्य थे। इसके अतिरिक्त शराब का निर्माण भी राज्य के ही अधीन हुआ करता था। धोबी, सुनार और इस तरह के अन्य शिल्पियों पर भी अनेक प्रकार के कर लगाए जाते, जिनकी आमदनी श्रेष्ठ थी। इसी तरह आमदनी के आधार पर नटों व अन्य तमाशा करने वाले लोगों से भी कर वसूलने का नियम था। वैश्याओं से दैनिक आमदनी का दुगना प्रतिमास कर के रूप में लिया जाता था। जुआरियों पर जुआ खेलने की अनुमति लेने के लिए कर देना पड़ता और जो धन जुए में जीता जाए उसका 5% राज्य ले लेता था। गरीब और अशक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रबंध राज्य करता था, परंतु ऐसे व्यक्तियों से सूत काटने, कपड़ा बुनने, रस्सी बनाने आदि के कार्य लिए जाते थे। राज्य की इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं से भी आय होती थी। तोल और माप के परिमाणों पर 4 माशक प्रत्यक्ष कर लिया जाता था।
प्रामाणिक बट्टों और माप के साधनों को काम में न लाने पर दंड स्वरूप 27/1/4 पण जुर्माना लिया जाता था। इसके अतिरिक्त भी चाणक्य उल्लेखित मौर्य काल में अनेक अपराधों के लिए दंड के रूप में शुल्क लिया जाता था। इसी क्रम में भूमि कर और उसके दरों की चर्चा प्रासंगिक हो जाती है। राज्य को अपने अधिपत्य वाली भूमि से जो आय होती थी उसे सीता कहा जाता था। जो भूमि राज्य की अपनी संपत्ति नहीं थी उससे भाग वसूल किया जाता था। भाग की अलग अलग दरें थीं, अर्थात 1/5, 1/4 और 3/4। यह भूमि के अनुर्वर, उर्वर तथा सिंचाई सुविधा शासन द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर निर्भर करती थी। इतना ही नहीं, यदि कोई किसान तालाब या पक्के मकान को नए सिरे से बनवाए तो उसके लिए 0 दर अथवा 5 साल के लिए भूमि कर से मुक्त कर दिया जाता था। टूटे फूटे तालाब या मकान का सुधार करने पर 4 वर्ष तक और बने हुए को आगे बढ़ाने पर 3 वर्ष तक भूमि कर 0 था, अर्थात नहीं लिया जाता था। कौटिल्य लिखते हैं कि जो वस्तुएं राष्ट्र के लिए दुखदाई हों, जो निरर्थक और केवल सुख के लिए हों, उन पर अधिक कर लगाकर उनका आयात करना चाहिए। यही कारण है कि जहां एक और विवाह के अवसर पर उपयोग की गई वस्तुओं, धार्मिक समारोहों के लिए आवश्यक वस्तुओं और विशेष प्रकार के उपहारों पर कराधान से छूट प्राप्त थी, इसके उलट सभी प्रकार की शराब पर 5% टैक्स लगाया जाता था। कर चोरों और अन्य अपराधियों पर 600 पणों तक जुर्माना लिया जाता था। यह ठीक है कि अर्थशास्त्र की बहुत सी बातें आज अप्रासंगिक हो गई हैं, लेकिन वे भी इतिहास अध्ययन की दृष्टि से महत्व की हैं। केवल जीएसटी ही क्यों, यह कृति भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी आयाम व दिशा देने में सक्षम है। इसे ठीक से समझें तो आपको यह जानने में थोड़ी भी गलतफहमी नहीं रह जाएगी कि क्यों वामपंथ और नव बौद्ध नारावादी आचार्य चाणक्य का मुखर विरोध करते रहे हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।